हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों के आंसर व्याख्यात्मक हल के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन बस इतना ही है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आप सभी के इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही थे। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ऑप्शन है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। तीसरा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और पूछा गया नहीं है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या के अंतर्गत है वंशानुक्रम किसी भी विशेषता को पूरी तरीके से निर्धारित नहीं करती है, लेकिन यह किसी व्यक्तित्व विशेष के विकास के लिए आधार या क्षमता अवश्य प्रदान करता है। और अन्य जो विकल्प है इस प्रश्न के वो सभी सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सहचर्य के नियम है ऑप्शन 1 समानता का नियम, ऑप्शन 2 वैषम्य का नियम, ऑप्शन 3 समीपता का नियम, ऑप्शन 4 ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी जो नियम है, चाहे समानता का नियम हो, वैषम्य का नियम हो, समीपता का नियम हो, ये सभी सहचर्य के नियमों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे नजर डालने से पहले प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या देखते हैं। सहचर्य के 3 नियम है, समानता का नियम यानी लॉ ऑफ सिमिलरिटी, दूसरा है वैषम्य का नियम यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट तथा तीसरा है समीपता का नियम। तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने संवाद के 3 नियम प्रस्तुत किए हैं, इन नियमों पर अधिगम के सिद्धांत आधारित हैं। अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश डैश है। ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 समायोजन, ऑप्शन 3 सीखना, ऑप्शन 4 चिंतन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या अधिगम है। सीखना और अधिगम एक ही चीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, ऑप्शन 2 अहंकारी प्रवृत्ति, ऑप्शन 3 नार्सिज्म की प्रवृत्ति और ऑप्शन 4 हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। नार्सिज्म व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त व्यक्ति में स्वयं की अधिक प्रशंसा करने का भाव होता है, विशेषकर सौंदर्य के मामले में। फ्रायड के अनुसार शैशव अवस्था में नार्सिज्म की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन 1 क्षेत्र, ऑप्शन 2 मौसम, ऑप्शन 3 वातावरण, ऑप्शन नंबर 4 जलवायु। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि को आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। आनुवंशिकता के परिणाम स्वरूप मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले को डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन 1 प्रामाणिक विचलन का मान, ऑप्शन 2 केंद्रीयवर्ती प्रमाप का मान, ऑप्शन 3 सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, ऑप्शन नंबर 4 समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीयवर्ती प्रमाप का मान। पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रीय वर्ती प्रमाप का माप कहा जाता है। मूलतः केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में 3 सांख्यिकियों माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न के अन्य विकल्प के अनुसार किसी वितरण में
माध्य से प्राप्त अंकों के विचलनों के वर्गों के मध्य के वर्गमूल को प्रमाणिक विचलन का मान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह हमेशा सफल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चा सदैव सफल हो यह आवश्यक नहीं है। अभिप्रेरित बच्चा अपने कार्यों के संपादन में प्रयासरत रहते हुए भी असफल हो सकता है। इस असफलता का कारण असंगत प्रयास, शिक्षण विधिया, वातावरण, लक्ष्य निर्धारण में असमंजसता आदि हो सकते हैं। और प्रश्न के अन्य विकल्प आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे की विशेषता के संदर्भ में सही दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन 1 प्लूटो, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 रास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है रूसो। रूसो के कथन के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। चूंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए शिक्षक को शिक्षा देने से पूर्व बालक को समझना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? ऑप्शन 1 बालक का, ऑप्शन 2 अध्यापक का, ऑप्शन 3 अभिभावक का, ऑप्शन नंबर 4 प्रशासक का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बालक का। अब इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। शिक्षक को अधिगम के दौरान बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पढ़ने से पहले अभी प्रश्न संख्या 9 की व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा बालकों की दैनिक समस्याओं का निराकरण तथा व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। इससे बालक की शिक्षा का परिमार्जन होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? ऑप्शन 1 आगमनात्मक, ऑप्शन 2 निगमनात्मक, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निगमनात्मक पद्धति में जो होती है वो सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशेष की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करती है। इस पद्धति में पहले कोई नियम बताया जाता है और उसके पश्चात उदाहरणों द्वारा उस नियम की पुष्टि की जाती है। वहीं आपको बता दें, प्रश्न संख्या 1 जो विकल्प 1 है वो आगमनात्मक पद्धति है, जिसमें विशिष्ट से समान शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है और इस पद्धति में पहले अनेक उदाहरण बताए जाते हैं और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस पद्धति के द्वारा स्थायी रूप से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 परनिर्भरता, ऑप्शन 2 सामूहिकता की भावना, ऑप्शन 3 धार्मिकता, ऑप्शन 4 अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सामूहिकता की भावना। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को माना गया है और बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है सामूहिकता की भावना है। बालक इस आयु में अपने मित्रों के साथ समूह में समय बिताना अत्यधिक पसंद करते हैं, अतः सामूहिकता की भावना प्रबल होती है। इस अवस्था में बालक अपने माता पिता की तुलना में अपने शिक्षकों एवं मित्रों से अधिक प्रभावित होता है। पर निर्भरता शैशवावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार की प्रकट होती है? ऑप्शन ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन 2 व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन 3 नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता के कारण प्रकट होने वाली समस्याएं हैं। इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डालते हैं। किशोरावस्था में सांवेगिक तनाव अपनी चरम सीमा पर होता है क्योंकि इस समय अवस्था में बालकों की तीव्र शारीरिक तथा ग्रंथि परिवर्तन, विशेषता यौन ग्रंथि तथा पीयूष ग्रंथि के कार्यों में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के कारण किशोरावस्था में सांवेगिक तीव्रता अधिक होती है, जिससे किशोरों में प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन आदि में समस्याएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन 1 मूर्ख, ऑप्शन 2 मंद बुद्धि, ऑप्शन 3 बुद्धि, ऑप्शन 4 प्रतिभाशाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। बुद्धि लब्धि बच्चे के मानसिक विकास का सूचकांक होता है कि बच्चे की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। और प्रश्न के अन्य विकल्प जो है उसमें 20 या इससे कम बुद्धि वाले बालकों को मूर्ख, 80 से 89 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मंद बुद्धि तथा 90 से 109 तक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सामान्य बुद्धि वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 1 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन 2 जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन 3 रास, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या से समझ लेते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 मैकडूगल, ऑप्शन 3 कोहलर, ऑप्शन 4 पावलोव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या से सब कुछ स्पष्ट करते हैं। प्रयास और भूल सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा 1898 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल के द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे प्रयास बढ़ता जाता है वैसे वैसे भूल कम होती जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 1 है सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 3 उसे दंडित करना चाहिए। ऑप्शन 4 इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि उसे दंडित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जब छात्र की रुचि किसी पाठ को सीखने में कम हो जाती है तो इसे शिक्षण वक्र में पठार बनना प्रारंभ हो जाता है। सीखने के पठार के निराकरण है सीखने वाले को दंडित नहीं करना चाहिए बल्कि प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। उपयुक्त विधि का प्रयोग करना चाहिए तथा पठार बनने के कारणों के अध्ययन कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 उन्नतोदर वक्र, ऑप्शन 2 नतोदर वक्र, ऑप्शन 3 मिश्रित वक्र रेखा, ऑप्शन 4 वक्र रेखा ही नहीं होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उन्नतोदर रेखा या वक्र कहा जाता है। प्रश्न की व्याख्या समझते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे उन्नतोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। सीखने में मंदता, थकान, अनिच्छा आदि के कारणों से आ जाती है। इस वक्र को ह्रास निष्पादन या ऋणात्मक त्वरण वक्र भी कहा जाता है। प्रश्न के अन्य विकल्प जो नतोदर वक्र में पाठ के कठिन होने पर प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है तथा फिर कुछ अभ्यास के पश्चात सीखने की गति तीव्र हो जाती है। मिश्रित वक्र उन्नतोदर एवं नतोदर वक्र का मिलाजुला रूप होता है। इस प्रकार के अधिगम वक्रों में अधिगम प्रयासों के प्रारंभ तथा अंत में अधिगम की मात्रा कम होती है तथा बीच के प्रयासों से अधिगम की मात्रा अधिक होती है। इसे इस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन नंबर 2 है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन 3 है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। ऑप्शन 3 है ये 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यक्ति भिन्नता से तात्पर्य है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक दशा से समान अथवा एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक बालक का अपना विशेष स्वरूप होता है। इसी कारण से एक ही आयु के दो बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास आदि में व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तिक भिन्नता का कारण आनुवंशिकी तथा वातावरणीय कारक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न संख्या 19 के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा कुसमायोजन का निराकरण करना है ताकि मानसिक विकास के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि बनी रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार से 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23 उपरोक्त की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले आसान काम ये होता है, माध्यिका अगर आपको ज्ञात करनी है तो इन आंकड़ों को, जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं, इन्हें या तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करें या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और उसके बाद आप यहाँ पर इसका हल निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी उत्तर 40 आएगा। किस तरीके से, तो हम इसे आरोही क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा 23, फिर 23 के बाद अब देखते हैं आएगा आपका 36,
23 के बाद 36, 36 के बाद आपका आएगा 38 और 38 के बाद आएगा आपका 40, 40 के बाद आपका आएगा 50, 51, 54। क्या आएगा? 50, 51 और 54। अब आप आसानी से करें, एक इधर से कट 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 करें, एक इधर से करें, एक इधर से कट करें। आपका बच गया 40, तो राइट आंसर आपका हो गया 40। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रुचि का संबंध है ऑप्शन 1 योग्यता से, ऑप्शन 2 अवधान से, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अवधान से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रुचि एक प्रेरणात्मक बल है के रूप में कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग कर उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रुचि का सीधा संबंध ध्यान या अवधान यानी अटेंशन से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान कौशल तथा विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 प्रेरणा, ऑप्शन 2 सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन 3 भग्नाशा, ऑप्शन 4 चिंता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने के स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न की व्याख्या से क्लियर करते हैं सारी चीजों को। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 प्रकार के स्थानांतरण बताए, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 उत्तेजना, ऑप्शन 2 आवृत्ति, ऑप्शन 3 सामान्यीकरण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तेजना। प्रश्न की व्याख्या समझ लेते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। उत्तेजना किसी व्यवहार का कारण बनती है जिससे उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया सीखी जाती है। प्रश्न के अन्य विकल्पों के अनुसार सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें यदि कोई अनुक्रिया अनुबंधित हो गई तो ऐसा उद्दीपक जो अनुबंधित उद्दीपक के समान हो समान अनुक्रियाएं उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु या का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन 1 मैकडूगल का, ऑप्शन 2 वुडवर्थ का, ऑप्शन 3 रास, ऑप्शन 4 ड्रेवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ महोदय का ये कथन है। इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डालते हैं। वुडवर्थ महोदय के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ऑप्शन 1 उद्दीपन की स्थिति, ऑप्शन 2 आवश्यकता, ऑप्शन 3 1 या 2, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उद्दीपन की स्थिति। प्रश्न की व्याख्या से क्लियर करते हैं चीजों को। उद्दीपन की स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं, जबकि आवश्यकता के अतिरिक्त अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, अर्थ, मनोवृत्त तथा प्रशिक्षण ध्यान के आंतरिक निर्धारक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति डैश डैश से होती है। किससे होती है संवेगों की उत्पत्ति? ऑप्शन 1 संवेग से, ऑप्शन 2 आवश्यकता से और ऑप्शन नंबर 3 भावना से, ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्यक्षीकरण से। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता से संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियों की पहचाना जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन 2 है, यहाँ पे आवश्यकता के स्थान पर होना चाहिए था मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्ति क्या होना चाहिए? मूल प्रवृत्ति। ध्यान देना है आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कितनी मूल प्रवृत्तियों की संख्या मानी गई है? आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 मानी है। और मूल प्रवृत्ति व्यक्ति में एक जन्मजात मनोदय की प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति को कोई उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है संवेग, ऑप्शन 2 आवश्यकता, ऑप्शन 3 भावना, ऑप्शन 4 प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता। अभिप्रेरणा के लिए हमें अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता यानी नीड शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता, नीड, अंतर्नोड यानी ड्राइव तथा प्रोत्साहन अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 प्रमुख कदम हैं। आवश्यकता 2 तरीके की होती है, एक जैविक आवश्यकता, दूसरी सामाजिक आवश्यकता। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप सभी लोग देख सकते हैं इस प्रश्न के चारों ऑप्शन और बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है कि को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए।
यानी अगर विद्यार्थियों में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना है तो शिक्षक को ही उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। व्याख्या से समझते हैं थोड़ा। प्रश्न की व्याख्या है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को शिक्षण विधि सरल से जटिल, विद्यार्थी को व्यापक अनुभव निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए विद्यार्थियों में पुरानी अनुभूतियों एवं नई अनुभूतियों के बीच संबंधों को सही सही देखने की क्षमता, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने की क्षमता तथा यथार्थ रूप से चिंतन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन 1 वारेन, ऑप्शन 2 रास, ऑप्शन 3 वैलेंटाइन, ऑप्शन 4 स्किनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रास महोदय के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो साथियों, रास के अनुसार चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कल्पना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन 1 ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ऑप्शन 2 कहानी सुनाना चाहिए, ऑप्शन 3 रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। कल्पना के विकास के लिए उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए तथा रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक थॉमसन के अनुसार कल्पना शक्ति अच्छी होने पर व्यक्ति का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे होते हैं। तो साथियों, ये थे आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले बाल विकास यानी सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल के साथ कंप्लीट सोल्यूशन का वीडियो, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं आप किस विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू की जाए चैनल के माध्यम से और थ्योरेटिकल क्लासेस कब से शुरू की जाए। कमेंट करके आप सभी लोग सुझाव दे सकते हैं।